नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विकास से जुड़ी, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो या अन्य विधाएं हों। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम आपके विकास के लिए कुछ नई तकनीकों के बारे में करेंगे बातें, मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञ से कुछ नई जानकारियों के साथ। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। जैविक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार, पशुओं को संतुलित आहार दे पशुपालक, और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद माउंट हैरो डिस्क मशीन। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2700 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पिछले दिनों कृषि विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक कर माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि अब नई बाजार समिति बनेंगे। उसमें जैविक खेती के द्वारा उत्पादित फसलों की ब्रांडिंग होगी। इसके लिए जो किसान जैविक खेती करेंगे उन किसानों को सरकार प्राथमिकता देगी। साथ ही व्यापक रूप से प्रखंड स्तर पर किसानों में जैविक खेती का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जैविक खेती जो किसान करते हैं, अब हमारा विभाग अपना उसका एक ब्रांड होगा हमारा। अब जैविक खेती का एक ब्रांड अब हमारा होगा। खेती करने वाले ब्रांड मेरे ब्रांडिंग के साथ अपने को जोड़ेंगे और हम ब्रांडिंग के माध्यम से उसके जो किसान जो सब्जियां, फल, ये सब जो पैदा करते हैं, हम उसको मार्केट में अब सरकार अपनी ब्रांडिंग के माध्यम से उसको मार्केटिंग देगी। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, इसमें कम जगह की जरूरत पड़ती है। पशुपालन और कृषि सह व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद है, लेकिन इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। आपको अपने पशुओं के संतुलित आहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कई बीमारियों को रोका जा सकता है। किसान भाई बहनों, आप अपने खेतों में मिनी स्प्रिंकल के द्वारा पटवन कर सकते हैं, क्योंकि इस मिनी स्प्रिंकल के माध्यम से आपके खेतों में पूरी तरह से जल प्रबंधन किया जा सकता है और बिजली की खपत कम होती है। साथ ही यह समय की भी बचत करता है। इसके लिए सरकार भी अनुदान दे रही है। आप अपने नजदीक के कृषि विभाग से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं वैशाली जिला के सुभाष चौक के रहने वाले विनय कुमार पासवान। इन्होंने केले की खेती की है। केले के उत्पादन में उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर लागत मूल्य से दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है G9 प्रजाति और मुठिया केले लगाने से शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। पर मैं खेती का काम कर रहा हूँ। पार्क में अपना लगाए हुए हैं पौधा। केला का 2 तरह का है G9 में। एक मुठिया केला के रूप में है, एक मीठा केला होता है जो 12 हत्था 14 हत्था का घौर होता है। वो 3 महीना में कंप्लीट हो जाता है। खाने लायक फर्स्ट क्लास फल है। वो डायबिटीज वाले भी होंगे, उनको भी खाने से हर्जा नहीं होता है। मक्का की उन्नत या अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को उसको सही समय पर बोने, उपयुक्त खाद देने और समय पर पौधे संरक्षण उपाय अपनाने की और विशेष ध्यान देने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार मक्का की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए अनुमोदित देशी अथवा संकर किस्मों का प्रयोग भी किया जा सकता है।
किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना, जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसमें आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से, साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। वर्तमान समय में बरसात का मौसम है, जिसमें बढ़ती हुई बारिश से न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी परेशान हैं। खास तौर पे दुधारू पशुओं की बात करें तो उनके लिए खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आइए अब इस भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से लेते हैं जानकारी बरसात के दिनों में दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में। नमस्कार। बरसात के दिनों में हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस तरह से वो अपने पशुओं की देखभाल करे, किस तरह से उसका आवास प्रबंधन करे, किस तरह से उसके आहार का करे, तो ये सारी परेशानी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बरसात में दुधारू पशुओं का प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर श्री प्रसाद साहू, प्रोफेसर हैं, BBC पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि बरसात का जो मौसम है उसमें दुधारू पशुओं की किस तरह से वो देखभाल करें। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। अब बरसात के मौसम शुरू होते ही हमारे मौसम में परिवर्तन होता है और मौसम में परिवर्तन होने के चलते हमारे दुधारू पशुओं को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। उस परेशानी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो क्या होता है कि पशुओं की जो आवास होते हैं, आवास में क्या होता है, यदि वो टपकेगा तो क्या होगा कि उसके शरीर पर पानी पड़ेगा, शरीर पर पानी पड़ेगा, ज़मीन पर शेड के अंदर पानी पड़ेगा, तो उससे क्या होता है कि फर्श गीला हो जाता है और जानवर आरामदायक फील नहीं करता है। यदि आरामदायक महसूस नहीं करे तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा चीज़, जानवर को उसी जगह पर बैठना उठना है और यदि फर्श गीला रहेगा, गीला रहने पर क्या होगा तो उसकी थन की छिमी में क्या होते हैं कि जो गोबर, पेशाब या मिट्टी या कीचड़ जो होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते, जिससे थन में सूजन आती है। और थन में सूजन होने के चलते कई बार क्या होता है, या तो आपको खील की तरह मोटा दूध आएगा या खून मिश्रित दूध आएगा, यानी थनेला हो जाता है। और थनेला होने के बाद उसका थन गर्म हो जाता है। जैसे ही दूसरा उसके थन को छूता है तो वो जानवर उससे दूर भागता है, क्योंकि उसे दर्द होता है। तो ये सारी परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि यदि बरसात जैसे ही शुरू हो उससे पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जानवर का शेड है उसकी छत को देख लीजिए, कहीं वो चू तो नहीं रहा है, यदि किसी तरह का छत सरगल तो नहीं गया है, जो कुछ भी है उसको सबसे पहले मरम्मत करना चाहिए। उसके बाद पशु का आवास जो है पूरा हवादार रखना चाहिए। हवादार रखने से क्या होगा कि जो भी वहाँ जो मल मूत्र पेशाब वो जो जमा होते हैं, कीचड़ जमा होता है, उससे बहुत सारे अमोनिया गैस निकलती है। और जो अमोनिया गैस निकलती है, यदि वेंटिलेशन हवा का आदान प्रदान हवादार रहेगा शेड, तो क्या होगा, अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। यदि बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, वो जानवरों को आँख में लगता है, जिससे आँख में सूजन हो जाती है, जिससे श्वसन तंत्र में जाता है, जिससे श्वसन तंत्र में क्या इरिटेशन होती है ना। इरिटेशन होने से कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हो जाती है, जिससे कि पशु का उत्पादन कम हो जाता है।
सर, बरसात के दिनों में हमारे पशुपालक भाई पशुओं का आहार प्रबंधन किस तरह से रखें? जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो क्या होता है कि नए नए क्या कहते हैं घास आ जाता है खेतों में। नए नए घास आने के में क्या होता है, जानवर जब उस घासों को हम खिलाते हैं तो क्या होता है कि जानवर का गोबर जो है बहुत पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी नया नया घास होता है, नया नया घास में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, रेशा कम होता है। जब जानवर उसको खाता है तो क्या उसका पेट तो भर जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, रेशे की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके चलते क्या होता है, गोबर बहुत पतला हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि उसको यानी पतला गोबर होने से उसको रोके कैसे, तो उसके लिए उपाय है कि आप हरे चारे में सूखे चारे को मिक्स करके यानी 100 भाग में 60 भाग यानी 1 किलो मोटा मोटी कहीं 1 किलो में 600 ग्राम आप सूखा भूसा दीजिए और 400 ग्राम हरा चारा दीजिए। हरा चारा उसको मिक्स करके खिलाइएगा तो क्या होगा कि गोबर थोड़ा बंधा हुआ आएगा, पतला गोबर नहीं आएगा, है ना, उससे उसको सुविधा होगी। सर, बरसात के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि पशुओं का जो दूध होता है वो पतला हो जाता है। किस कारण से ये होता है और कहीं कोई बीमारी का तो खतरा नहीं होता है ना? पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में दूध में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी दूध पतला हो जाता है। ये किसी बीमारी के चलते नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि बरसात की जैसे ही शुरू होती है, ज़मीन क्या होता है, बंजर होता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, नए नए घास चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए घास निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि उसमें क्या होता है, नई नई आने वाली घासों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और रेशे की मात्रा कम होती है, जिससे क्या जानवर खा तो भरपेट खाता है, लेकिन उसको रेशा ज़्यादा नहीं मिल पाता है, पानी ज़्यादा मिलता है। स्वाभाविक है, जब ज़्यादा पानी पिएगा उसके शरीर में आएगा, नहीं पानी खाएगा नहीं पिएगा तो क्या होगा, वो पानी सिर्फ दूध में जाएगा। और जब दूध में जाएगा तो क्या होता है, दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और टोटल सॉलिड जो होता है, अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये किसी बीमारी के चलते नहीं होता है, ये खान पान के चलते होता है। यदि किसान भाइयों ये सूखे चारे के साथ हरे चारे को मिक्स करके खिलाएंगे और दाना खिलाएंगे तो फिर इस दर की परेशानी कम होगी, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा चीज़ है, जिन किसान भाइयों को मोटा दूध पसंद है, यानी ज़्यादा मक्खन वाले दूध पसंद है, उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक उबाल के उसको उपयोग करें तो उससे अच्छे स्वाद का दूध मिलेगा। सर, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बरसात के दिनों में पशुओं का किस तरह से प्रबंधन करें ये सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे आलू के बारे में। आलू एक ऐसी फसल है जिसका न केवल उत्पादन बल्कि उपभोग भी बड़े पैमाने पर हमारे देश में होता रहा है। लेकिन अगर सही किस्मों का चुनाव न किया जाए तो शायद उतनी बेहतर फसल हमें न मिल पाएगी जितनी हम ले सकते हैं। तो आइए अब इस साक्षात्कार के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से लेते हैं जानकारी आलू की बेहतर खेती के लिए महत्वपूर्ण किस्मों के चुनाव के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। गांव में एक कहावत है, आप जैसा बोइएगा उसी तरह का आपको प्राप्त होगा। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे किस्मों का चुनाव करते हैं तो निसंदेह आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ आलू की। किसान बंधुओं, बहुत सदियों से अपने यहाँ आलू की खेती हो रही है। आजकल कई नई किस्म भी आ गए हैं, उन किस्मों को आपको जानना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं ये अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करूंगा कि आजकल आलू की वो कौन सी नई किस्में हैं जिनको उन्हें लगानी चाहिए और उसके लगाने की क्या प्रक्रिया है। तो आज के चर्चा का हमारा विषय है आलू की खेती में किस्मों के चुनाव के महत्व के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना की वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर सरला यादव। मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। चूँकि मैम, अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आलू हमारे यहाँ बहुत पुराने दिनों से हो रहा है, लेकिन आजकल नया क्या है, कौन सी नई किस्में आ गई है जिनको किसान को जानना भी चाहिए और लगानी भी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आलू एक बहुत ही मुख्य सब्जी फसल है। हर घर में आलू जो है खाया जाता है और ज़्यादातर किसान जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो आलू उगाना जानते हैं। लेकिन उसमें कुछ वैज्ञानिक तरीके यदि अपना लेंगे तो जो आपकी उपज है, आलू की उपज है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आपकी लागत कम हो जाएगी और उपज बढ़ जाएगी, इससे आपको मुनाफा होगा। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो शोध किया, हमारे संस्थान ने जो शोध किया, उससे दिन प्रतिदिन हम नई नई आलू की किस्मों को उपभोक्ता के लिए, किसान के लिए दे रहे हैं। और अभी लगभग हमने 55 ऐसी किस्मों
मतलब किस्में जो है इनको ईजाद किया है। तो जो आलू की फसल आप ले रहे हैं वो आपकी ज़रूरत के अनुसार आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर आपका खेत पहले खाली है तो अगेती फसल आप लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट में, बाज़ार में आपको अच्छा मूल्य मिल जाता है। यानी कि आलू आप मार्केट में, नया आलू जल्दी आ जाएगा तो अमूमन उसका जो बाज़ार दर होगा, जो बाज़ार भाव होगा वो बहुत ज़्यादा रहता है, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। और दूसरी जो किस्में होती हैं वो मुख्य फसल के लिए होती हैं, यानी कि एक लंबा ड्यूरेशन, लंबी अवधि के लिए उगाई जाती हैं, 90 से 120 दिन के लिए। जो अगेती फसल होती है वो 60 से 80 दिन के लिए उगाई जाती है। और तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी जो श्रेणी है वो है पिछेती फसल। किसी कारणवश आपका खेत खाली नहीं है और आप दिसंबर में जाकर के आलू लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी किस्में हमारे पास हैं। तो हम आपको बारी बारी से हर वर्ग, हर श्रेणी की किस्मों के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे अगेती के लिए आप चंद्रमुखी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किस्म है कुफरी चंद्रमुखी, 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, जो उसका कंद होता है वो सफ़ेद होता है, जो उसका छिलका होता है, और गूदा भी सफ़ेद होता है। पुखराज बहुत ही अच्छी जो है उपज देने वाली किस्म है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। मुख्य फसल में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हम बिहार राज्य में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादातर जगहों में लाल किस्में पसंद की जाती हैं। तो लाल में जैसे अभी लोहित, कुफरी लोहित करके एक जो है किस्म आई है, तो ये तो हल्की गुलाबी रंग की है, खाने में अच्छी है और इसका जो कंद होता है वो अंडाकार होता है, तो इसको भी आप उगा सकते हैं। अच्छा, इनकी बीज दर मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं जो किस्में हैं उनके बारे में बता रही हूँ। कुफरी मानिक गहरे लाल रंग की किस्म है और पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें आयरन, जिंक काफ़ी अधिक मात्रा में है, तो इसको भी उगा सकते हैं। कुफरी केसर एक ऐसी किस्म है जो कि अंडाकार होती है, थोड़ा ट्यूबर डिफॉर्म्ड रहता है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और इसका जो स्टोरेज है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आप घर में भी इसको काफ़ी लंबे अवधि तक रख सकते हैं। इसमें सड़ने गलने की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, तो ये काफ़ी अच्छी किस्म है। और एक जो है नीले रंग की किस्म है जिसका छिलका नीला होता है, कुफरी नीलकंठ, तो उसको भी लगा सकते हैं। ये भी जो है रूम टेम्परेचर पर, जो हमारा मतलब घर में हम इसको काफ़ी लंबी अवधि तक स्टोर कर सकते हैं, तो ये किस्में आप लगा सकते हैं। और इनमें ज़्यादातर क्या है, जो भी हमने आपको मुख्य फसल की किस्में बताई हैं, ये इनमें पोषक तत्व जो है ज़्यादा होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, इनकी मात्रा ज़्यादा होती, तो ये हमारे खाने के लिए, हमारे खाने के हिसाब से बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायी हैं। और तीसरी श्रेणी आती है पिछेती फसल, तो उसमें दो हैं, कुफरी बादशाह और कुफरी सिंदूरी। बादशाह जो है सफ़ेद रंग की किस्म है और सिंदूरी लाल रंग की किस्म है। मैम, आपने अभी जितने भी किस्मों का चर्चा किया, तो जो किसान आपको देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आप जिस संस्थान से हैं, क्या आपका संस्थान उन्हें ये बीज उपलब्ध करवाता है? और आगे का जो सवाल मेरा है कि आपने इन जो किस्म बताए हैं उसका बीज दर भी उन्हें बता दें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि बीज का स्रोत क्या है, क्या हमारा संस्थान उनको उपलब्ध कराता है। स्वाभाविक रूप से हम सभी जितनी किस्में मैंने बताई हैं उनका बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध है, तो उसको आप ले सकते हैं, लेकिन लेने का एक समय है। जब हम इसकी खुदाई करते हैं मार्च में, तो उसी समय आपको अपना जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से बीज को बुक कराना होगा। नहीं तो बाद में क्या होता है, अक्टूबर के माह में जब आप बुआई करने चलेंगे तो उस समय आपको बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, जिसको भी चाहिए वो केंद्र में आकर के अपना बीज बुक करा सकता है और ले करके उसको किसी शीतगृह में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब भी बीज का चुनाव करें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें, और जो भी उसको लगाने के लिए जो भी वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उनको ज़रूर अपनाएं, ताकि जो है जो हमने आपको उनकी उत्पादकता बताई है वो उतना मतलब उस मानक पर खरी उतर सके और आपको उतना उत्पादन मिल सके। बीज दर जो है हर एक किस्म के लिए लगभग जो है समान रहती है, बस बीज दर जो
डिपेंड करती है वो जो कंद है, क्योंकि आलू को हम कंद के रूप में लगाते हैं, तो कंद का आकार मतलब जो साइज़ है वो कितना है, बड़ा है कंद कि मीडियम साइज़ का है कि छोटा है। यदि छोटा होगा तो बीज दर कम लगेगी, अगर मीडियम साइज़ का है तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगता है, और जब ओवर साइज़ काफ़ी बड़ा बड़ा आलू हो जाता है तो उसमें बीज दर बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 30 से 40 ग्राम के आसपास का कंद वाले बीज ही हमें लेने चाहिए, और इनका जो भाव होता है वो लगभग जो है 40 से 45 रुपए प्रति केजी है इस समय। तो बीज का चुनाव करते समय ध्यान रखें, क्योंकि आलू में जो मुख्यतः जो लागत आती है वो बीज पर ही निर्भर करती है, बीज में इसमें काफ़ी अधिक लागत आती है। तो इन सब चीज़ों का मतलब चुनाव करना ज़रूरी होता है कि आपको कौन सी किस्म को लगाना है, ज़रूरत के हिसाब से लगाना है, उपभोक्ता के हिसाब से लगाना है। डॉक्टर सरला मैम, आज आप कार्यक्रम में आई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के बारे में हमारे किसानों को उन्हीं के शब्दों में और विस्तार से जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुछ ऐसे ही और भी नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से ऐसे ही और भी नई जानकारियों के लिए, कुछ नए विषयों के लिए, नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के लिए। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने
हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े।